हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेफ्ट स्टार स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडोलॉजी क्लास लेके हूँ। ये आपके मैथ पेडोलॉजी की 5th क्लास। इससे पहले हमने इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर उन सबको देख लीजिए। क्योंकि जो मैथ पेडोलॉजी या किसी पेडोलॉजी की जो हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है और पेडोलॉजी में थ्योरी पढ़ते ही नहीं, सिर्फ उनके क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं। जबकि पेडोलॉजी के आप क्वेश्चन कभी भी लर्न नहीं कर सकते। पेडोलॉजी की जब आप एक बार थ्योरी अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के पेडोलॉजी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि पेडोलॉजी में आपसे वो पूछता है जो आपने अभी तक जितनी भी थ्योरी सीडीपी में या और सब्जेक्ट की सीडीपी पढ़ी, उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे क्लास में, ये चीज़ आपसे पूछता है पेडोलॉजी में। इसलिए आपको पेडोलॉजी की थ्योरी का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, पूरी डिटेल से थ्योरी समझा रही हूँ। क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तब पेडोलॉजी क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है गणित में मूल्यांकन। तो गणित में मूल्यांकन से पहले मैं बताऊँ कि मूल्यांकन ही क्या होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का सरल शब्दों में अगर आपसे तात्पर्य पूछेगा तो मूल का सरल शब्दों में तात्पर्य होता है गुण, विशेषता। और अंकन का तात्पर्य क्या होता है, मापना, आंकना। जैसे हम सरल शब्दों में नहीं कहते थे आंकना, कितना आंकना है, कितना हुआ, क्या हुआ, नंबर्स के आंकना है। ये क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में, किसी वस्तु में उपस्थित गुण को मापना या आंकना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। तो जैसे आपके मूल्यांकन की परिभाषा दी, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा है। जैसे क्या होता है, क्लास में टीचर एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, उस टॉपिक के बाद क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आप उससे, अगर बच्चे ने क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आप समझ जाते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया, जो आपने टॉपिक पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया। अगर वो नहीं दे पाता तो आपको समझ में आता है कि अभी नहीं समझ में आया, तो आप उससे पार्ट पार्ट में पूछते हैं कि बेटा इस पार्ट तक के क्वेश्चन अगर वो बता देते मतलब इस पार्ट के समझ में आ गया। जहाँ जो क्वेश्चन नहीं बता पाता आप उसको दोबारा समझाते हैं। इससे क्या होता है, आप टीचर को पता चलता है कि बच्चे को कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया। और शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसमें छात्र क्या करता है, शैक्षिक उपलब्धि के बारे में जानने का प्रयास करता है। हम मूल्यांकन के द्वारा एक टीचर क्या जानने का प्रयास करते हैं, बालक की शैक्षिक उपलब्धि। अब जैसे टेस्ट होते हैं, एफए होते हैं, एसए होते हैं, तो इनमें हम क्या जानने का प्रयास करते हैं कि बालक ने कितना सीखा। जैसे आपका एनुअल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, इसमें उसके जो नंबर आते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं तो उसके जो नंबर आते हैं उसी अकॉर्डिंग तो हम पता करते हैं कि अगर बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं। जैसे एक बालक है, उसको साइंस में तो 10 में 7 नंबर आ रहे हैं, तो आप सोचे कि चलो ठीक है उसकी, लेकिन उसकी वही बालक की 10 में क्या हो रहा है, अगर 9 नंबर आ रहे हैं मैथ में तो उसकी मैथ ज़्यादा अच्छी साइंस के पीछे, लेकिन उसी बालक के हिंदी में आपके नंबर क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो मतलब उसकी हिंदी कमज़ोर है। इससे आपको उसकी शैक्षिक उपलब्धि के बारे में पता चल रहा है कि उसकी मैथ काफ़ी अच्छी है, साइंस भी ठीक है, लेकिन उसकी हिंदी बहुत कमज़ोर है। इस तरह से आप उसकी उपलब्धि पता चली। आप ऐसा तो नहीं कह सकते अगर उसके मैथ में बहुत अच्छे नंबर है तो आप कह सकते हो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, या आप हिंदी में काम में तो कह सकते हो पढ़ने में बहुत ही ख़राब है। उसकी उपलब्धि के बारे में जानना है। हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा हो, किसी विशेष क्षेत्र में ना अच्छा हो, या कई बार बच्चे ऐसा हो सकते हैं पढ़ाई में नहीं अच्छे होंगे तो हो सकता है किसी खेल में, किसी और कला में बहुत अच्छे होंगे, तो हमें उसकी और भी कलाओं के बारे में जानना है और उसको उसी क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि एक टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। चलिए हम पढ़ते हैं कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा था। कोठारी आयोग ने कहा था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है मूल्यांकन। कोठारी आयोग ने कहा कि मूल्यांकन एक तो सतत प्रक्रिया। सतत का तात्पर्य क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछते हैं निरंतर, लगातार चलने वाली, उसको क्या बोलते हैं, सतत कहते हैं। तो कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की एक सतत प्रक्रिया, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद भी टीचर मूल्यांकन करता है। उसके बाद कुछ टाइप बाद क्या होता है, जैसे 1 महीने 2 महीने बाद यूनिट टेस्ट लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके तिमाही एग्जाम लेता है, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल। तो लगातार मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है ना। तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी मूल्यांकन है। मूल्यांकन
शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है तथा मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की जांच और उसके सुधार में सहायता मिलती है। कोठारी आयोग ने कहा कि मूल्यांकन जो शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित है, क्योंकि जब तक आपको उस चीज के उद्देश्य नहीं पता होंगे आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। आपको जैसे पता ही नहीं कि आपको मूल्यांकन करना किसका है, किस चीज का करना है, तो आप कर सकते हो मूल्यांकन। अगर आप मान लीजिए क्रिकेट का है, कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है और आप उसका मूल्यांकन करने के लिए गए, आपने उसको क्या दे दिया, क्वेश्चन पेपर दे दिया क्रिकेट से संबंधित, तो क्या आपका मूल्यांकन सही होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा में मूल्यांकन का एक अंग है। लेकिन अगर आप उसका क्रिकेट के खिलवाने के बजाय उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्रिकेट के, तो क्या आपका मूल्यांकन सही है? तब आपका मूल्यांकन पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको उसका व्यवहारिक ज्ञान देखना है कि उसका प्रयोग कैसा करता है, बैट का कैसे पकड़ता है, बॉल कैसे पकड़ फेंकता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान, उसको क्रिकेट के प्रति कितना नॉलेज, इससे ज़्यादा उसका ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट के ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग कैसे कर सकता है। इसलिए हमें उसके उद्देश्यों का पता होना चाहिए पहली बात तो, कि हमें किस क्षेत्र का मूल्यांकन करना है, किस उद्देश्य से मूल्यांकन करना है। और जब मूल्यांकन कर लेते तो उसकी उपलब्धि की भी जांच हो जाती है तथा और जो उसमें कमी होती है उसको फिर दूर करने में सहायता मिलती है। ये परिभाषा आपके कोठारी आयोग ने दी। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया किसने बोला था, तो किसने बोला था? कोठारी आयोग ने। अब हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला आपका उद्देश्य क्या? परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे क्या होता है परीक्षा प्रणाली में सुधार, जैसे पहले क्या था एनुअल एग्जाम होता था, एनुअल एग्जाम बच्चा फेल तो उसको तुरंत फेल कर देते थे। लेकिन क्या होता था, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो आपके यूनिट टेस्ट में, एफए में, सब में अच्छा आ रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसको एनुअल पेपर के दिन आ गया फीवर, और फीवर के कारण वो क्लास में पेपर ही नहीं दे पाई या पेपर में अच्छे से लिख नहीं पाए, तो क्या आप उसे फेल करेंगे? इसलिए मैं ऐसी परीक्षा प्रणाली बनानी, उसे दूसरा मौका उपलब्ध कराना है। क्योंकि मूल्यांकन द्वारा आप पढ़ते रहे, आपको पता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट थी, लेकिन उस दिन उसको फीवर आ गया, तो इसके कारण क्या हुआ, सही से व्यक्त नहीं कर पाया या लिख नहीं पाया। इसलिए मैं परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता। छात्र की शैक्षिक उपलब्धि की जांच करना, इससे क्या होता है, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि की जांच करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं। शिक्षक की कुशलता व सफलता का मापन। अब शिक्षक की कुशलता व सफलता का मापन कैसे करना है? शिक्षक की कुशलता व सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो टीचर पाठ वस्तु पाठ सामग्री को पढ़ा रहे हो बच्चे को कितना समझ में आई, कितनी आसानी से उसने ग्रहण कर लिया। जब वो आसानी से ग्रहण कर ले, समझ जाए, तभी क्या होता है, शिक्षक कुशल व सफल माना जाएगा। अगला उद्देश्य क्या होता है? नवीन शिक्षण विधियों का खोज करना। अब मान लीजिए जो जो शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है टीचर, उससे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को क्या करना है? नवीन शिक्षण विधियों का खोज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे को समझ में ना है तो आप उस टाइम पे अपनी क्या करें, विधि चेंज करें। अगर आप मान लीजिए बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, आप उसको काउंटिंग कर करके सिखा रहे हैं, नहीं समझ में, जैसे आप बच्चों को कई बार क्या होता है ऐसे ऐसे लाइन खींच के सिखाते हैं, ऐसे नहीं सीख पा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसके पास जो भी स्टेशनरी में बॉक्स होगा, पेंसिल होंगी, इरेजर होंगी, उनसे सिखाइए, क्योंकि उन सब चीज़ों से फैमिलियर है। जिन चीज़ों से बच्चे फैमिलियर होते हैं उससे आसानी से सीख जाते हैं। अब मान लीजिए इससे भी नहीं सीख रहे, तो आप उसके पास खुद जाके उसके जैसे पूछिए कि बेटा आपने टाई कितनी पहनी, ये चीज़ें उसे आसानी से पता होंगी, तो कहेगा टाई एक पहनी है। आप उससे कह सकते हैं बेटा आपने शूज कितने पहने हैं, तो कहेगा शूज मैंने दो पहने। तो आप उससे कह सकते हैं बेटा एक जोड़ी कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, एक जोड़ी कहते हैं। या हो सकता है बोलेगा एक जोड़ी पहने, तो आप बोल सकते हैं बेटा दो को एक जोड़ी कहते हैं। फिर आप उससे पूछ सकते हैं बेटा आपके हाथ में उंगलियां कितनी है। इस तरह से उस चीज़ों से फैमिलियर होगा। जब उन चीज़ों से फैमिलियर है उसे काउंट करना दिखाइए कि बेटा ये देखो वन उंगली या फिर दूसरी उंगली, फिर तीन, फिर चार, या फिर पाँच उंगली है। इस तरह से आपकी इस हाथ में भी पाँच उंगली, इससे 5 + 5 में के क्या हो गई, 10 हो गई। उसको काउंट करना, तो इससे वो आसानी से सीख जाएगा। इसलिए क्या करना है, नवीन शिक्षण विधियों की खोज करते रहना, जिस विधि से भी बच्चा आसानी से सीखे उनका प्रयोग करना है। और शिक्षण विधियों की जांच करके अपेक्षित सुधार भी करना है। आप अपेक्षित सुधार का तात्पर्य क्या होता है कि आपने देखा कि इस शिक्षण विधि से बच्चे नहीं सीख पा रहे, या इस शिक्षण विधि से बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें अपेक्षित सुधार करना है। जैसे आप मान लीजिए अलग अलग चार्ट लगा दिए, जैसे क्या हो रहा है, आपने एक चार्ट लगा दिया, उसमें अलग अलग चीज़ें बनी हुई, आप बच्चे को काउंट करा रहे हैं, अब बच्चा नहीं सीख पा रहा है। ये हो सकता है आपका चार्ट बहुत दूर हो, ये बच्चे को कई बार नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ अपेक्षित सुधार करिए।
बच्चे को जो भी दिक्कत हो रही है उसमें सुधार करिए। आप ऐसे कर सकते हो, 2 बॉक्स ले लीजिए, उनको ऐसे कर दीजिए, उसमें क्या आपने 2 बॉल डाली, ये बाल भी आके नीचे आ गई, इसमें 3 डाली, ये भी नीचे आ गई। तब उससे कह सकते हैं बेटा आप काउंट करो, तो तुरंत काउंट करेगा 5। यही एक्टिविटी से बार बार कराइए, आसानी से सीख जाएगा। इसलिए आपको देखना है कि आपके शिक्षक से बच्चे को जो दिक्कत हो रही है उसको सुधार करने का प्रयास करना है। हम पढ़ते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण या सोपान। कई बार पूछ सकता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण होते क्या है, किन चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना है। पहले क्या, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण। मूल्यांकन प्रक्रिया करने से पहले आपको शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कर लेना है कि हमें इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। अधिगम अनुभव की योजना बनानी कि बच्चों ने क्या अनुभव से सीखा, इन सब की योजना बनानी है। उसको करके सीखने का अवसर उपलब्ध करें, क्योंकि आपके अंशियप ने भी कहा कि एक टीचर को क्या सुगमकर्ता की भूमिका निभाना है। सुगमकर्ता का तात्पर्य क्या होता है, उसको ऐसा माहौल उपलब्ध कराना जहाँ पे वो स्वयं अधिगम कर सके, स्वयं सक्रिय होकर सीख सके। इसलिए उसके अनुभव के बारे में भी योजना बनानी है। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, क्योंकि आपको बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन हो। जब उसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा तो ज्ञान स्थायी हो जाएगा, क्योंकि जब आप चीज़ें बहुत अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन सीख जाते हैं, व्यवहार में अप्लाई करना सीख जाते हैं, तभी आपका ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। जैसे आज आपको मैथ इतनी अच्छे से आने लगी है कि आप बहुत इजीली मैथ के क्वेश्चन या नॉर्मल बातें शॉपिंग करने जाते हैं, जब दुकानदार को पता बहुत बड़ा सा जोड़ घटाव क्या होता है आप इजीली कर लेते मन में ही। लेकिन क्या होता था, आप सोचिए जब आप प्राथमिक स्तर में थे, प्राथमिक स्तर में कोई आपसे ऐसे भी दे देता था 50 + 75 जोड़िए, तो आप क्या करते थे, इसको एक्स के नीचे ऐसे रखते थे, फिर इसको जोड़ते थे, इतना इसका हासिल हुआ, इतनी इसमें कैरी लगी, ऐसे जोड़ते थे ना हम सब। क्योंकि तब क्या होता था, हमारा ज्ञान स्थायी नहीं था, तब इसका हम व्यवहार में प्रयोग नहीं कर सकते। और आज हम 10-10 हज़ार की शॉपिंग कर लें, उसके बाद भी हमें कोई ऐसा तो नहीं पेन पेंसिल लेके पढ़ते हैं कि हाँ इतना इतना हुआ, हम इजली मन में जोड़ लेते ना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे व्यवहार में आ चुकी, तो इसका हमें मूल्यांकन करना है। हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं। ये आपसे सीटेट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार कि मूल्यांकन के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। पहला आपका क्या होता है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है कि मूल्यांकन का प्रक्रिया बार बार करें लेकिन हर बार उत्तर वही आए, तो आपकी क्या होती है, उसमें विश्वसनीयता है। जैसे आप मान लीजिए साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है, आप उसको बार बार करते रहिए लेकिन क्या होगा, वही आएगा। जैसे आप मान लीजिए मैथ में आपने ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब ज्योमेट्री क्वेश्चन में आपने उसको 60 अंश का एंगल बनवाया, तो आप बार बार बच्चे से बनवाए लेकिन यही सीक्वेंस बने। अब उसे 90 अंश का एंगल बनवा रहे हैं, तो बार बार चाहे बच्चा बनाए लेकिन यही बने, तो ये क्या है, विश्वसनीयता है कि हर बार करने पे भी वही चीज़ आए, वही उत्तर आए, वही रिजल्ट आए, तो क्या होती है, विश्वसनीयता। और दूसरा गुण आपका क्या होता है, वैधता। अब वैधता कौन सा गुण है, वैधता जिस उद्देश्य के लिए आपने परीक्षण का निर्माण किया है उस उद्देश्य की पूर्ति करे, तभी तो उसमें वैधता होगी। अब मान लीजिए आपने क्या किया, परीक्षा का निर्माण किया बच्चे की लेखन शैली का ज्ञान करने के लिए, आपने परीक्षा का निर्माण किया था लेखन शैली का ज्ञान करने के लिए। अब लेकिन आप बच्चे से क्या करवा रहे हैं, बोल के सुन रहे हैं, तो क्या आपका परीक्षा वैध होगा, बिल्कुल वैध नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उसके लेखन शैली का ही ज्ञान करने के लिए मूल्यांकन किया। लेकिन आप उससे बोल के सुन रहे हैं तो क्या उससे वैध होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य तो था उसकी लेखन शैली को जानना। बच्चा बोल पा रहा है, उच्चारण तो ये आपका बाद का उद्देश्य था, लेकिन पहला उद्देश्य था उसकी लेखन शैली को जानना। इसलिए ऐसे परीक्षा का निर्माण करना जो उसका मुख्य उद्देश्य उसकी तो पूर्ति कर ही दे। तीसरा क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि हर चीज़ का उत्तर निश्चित हो। जैसे क्या होता है, आप सब एग्जाम में भी देखते हैं क्वेश्चन के उत्तर निश्चित होते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, इसमें 3 नंबर मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब उत्तर निश्चित नहीं होते तो कोई उसी में 3 नंबर में कोई 1 ही नंबर दे रहा है, कोई इसी में 2 दे देता है। तो इसका पहले से निर्धारित होना चाहिए कि इस परीक्षण में इस प्रश्न में आपको इतने उत्तर मिलेंगे। और सहजता, अगला आपका गुण कौन सा होता है, सहजता। जो मूल्यांकन का गुण होना चाहिए, सहजता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया का चयन करो सहज हो। ऐसा ना हो कि जो मूल्यांकन ले रहा है उसके लिए भी बहुत थकाऊ हो, तो जो बच्चा मूल्यांकन दे रहा है उसके लिए भी बहुत बोरिंग हो। इसलिए बहुत सहज होना चाहिए कि आसानी से वो कर सकें। अब चलिए हम पढ़ते हैं मूल्यांकन प्रविधियाँ। प्रविधियों का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है, तरीका। अब आपको किसी भी मूल्यांकन की प्रविधि और तरीका का चयन करते समय क्या करना है, उसके उद्देश्य और विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही चयन करना है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जिस उद्देश्य के लिए आप उसका मूल्यांकन प्रविधि का चयन कर रहे हैं उसको जरूर माइंड में ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं क्या ये तरीका उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाएगा।
विषय वस्तु की प्रकृति कैसी कैसे हो पाएगा, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख मूल्यांकन प्रविधियाँ जिनके आधार पर मूल्यांकन करते हैं। पहला क्या होता है, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में भी अलग अलग हो जाती है, जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा। फिर निबंधात्मक परीक्षा में अलग अलग प्रकार के आप प्रश्न पूछते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब किस में आएंगे, लिखित परीक्षा में। इसमें क्या होता है, जब बालक की लेखन क्षमता का, उसने जो समझा है उसको लेखन क्षमता में व्यक्त कर सकता है, इसका जब आपको मूल्यांकन करना हो तो लिखित परीक्षा सर्वोत्तम है। दूसरी कौन सी होती है, मौखिक परीक्षा। जब आपको बालक की संप्रेषण कला का विकास करना हो, कि जानना हो कि बालक में संप्रेषण कला, वाक् पुष्टि की कितनी योग्यता है, तो आप कौन सी योग्यता का प्रमाण कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा का। तीसरी आपकी क्या होती है, प्रयोगात्मक परीक्षा। जब आपको बालक के करके सीखते हुए देखना हो कि बालक कर सकता है, तब आपको कौन सा करना है, प्रयोगात्मक परीक्षा। जैसे आप बच्चे को दे दें कि 90 अंश का एंगल बनाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, बच्चे को करके करने के लिए देंगे। जब तक आप उसे देख नहीं पाएंगे कि बच्चा बना रहा है, तब तक सब बच्चे पूरी रचना लिख देगी, इसकी सहायता से बनाएंगे, इसकी सहायता से बनाएंगे, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है तो क्या हो, वो फेल हो गया आपकी शिक्षण प्रक्रिया। इसलिए आप उसमें क्या करेंगे, प्रयोगात्मक परीक्षा लेंगे। आप उसे देखेंगे बेटा कैसे बना रहा है, इन सब चीज़ों को। अगली क्या होती है, प्रश्नावली। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप उससे प्रश्न पूछ के सीख सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप प्रश्नावली से पूछ सकते हैं। और अगला क्या होता है, अभिलेख। बहुत सारे अभिलेख रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनके माध्यम से भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जिससे आपका पोर्टफोलियो होता है, एनी डॉक्टरल रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या होता है, बालक के विकास और वृद्धि में जो होते हैं उस सब रिकॉर्ड में रखे होते हैं। तो कई बार आप उसको देख के समझ सकते हैं कि बालक का अब तक का विकास कैसा रहा, अब तक की उसकी शैक्षिक उपलब्धि कैसी रही। तो चलिए हम पढ़ते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो में एक प्रकार का होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है तथा एक विशेष अवधि पर कार्य कर सकता है। आप पूछ सकते हैं गणितीय पोर्टफोलियो की विषय वस्तु क्या होती है, इसको याद रखना। कई बार आपसे ऐसे दे सकते हैं कि इसमें कौन सी नहीं होगी, तो आपको याद रखना ये सारी आपकी क्या होती है गणितीय पोर्टफोलियो की विषय वस्तु। पहला, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे मैंने आपको बताया था जब चिंतन के बारे में पढ़ा रहे थे, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है, बालक का अगर तर्क क्षमता का विकास करना है तो उससे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछो। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कैसे हो, जैसे आप बालक से पूछ सकते हैं कि बेटा 12 कैसे बना है, कितने को जोड़ने से 12 बनना है। तो आपको क्या होगा, अलग अलग बच्चे के उत्तर अलग अलग हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे 8 + 4 जोड़ने से 12 बना, कुछ बोलेंगे 6 + 6 जोड़ने से 12 बना, कुछ बोलेंगे 10 + 2 जोड़ने से 12 बना, कुछ बोलेंगे 9 + 3 जोड़ने से 12 बना। इस तरह से बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन सारे बच्चों के आंसर क्या अलग हैं। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसमें क्या होता है, उत्तर निश्चित नहीं होता। हर बालक अपनी चिंतन शक्ति, तर्क क्षमता, योग्यता के आधार पर अलग अलग उत्तर देगा। इससे क्या होता है, बालक के स्वतः चिंतन की विकास, उसको स्वतः तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। अगला क्या होता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं को लेकर। कुछ कई बार क्या होता है, महत्वपूर्ण लेख समाचार पत्र पत्रिकाओं में निकलते हैं, तो इन सबको आपको क्या रखना है, पोर्टफोलियो में रखना है, ताकि कभी भी बच्चे इसका प्रयोग करें तो आसानी से सीख सकें। इसके अलावा इसमें एक सामूहिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रखनी है। जो बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं उनकी एक रिपोर्ट भी रखनी है पोर्टफोलियो में, एक छोटा प्रोजेक्ट, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बच्चे उस प्रोजेक्ट को कर सकें। विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी रखना है पोर्टफोलियो में, जिससे आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थी किस तरह से प्रश्न पूछता है, तो उसकी सोच का स्तर कैसा है, उसमें कौन सा कैसे विकास कर सकते हैं। एक बार आपसे पूछे तो पोर्टफोलियो के द्वारा पता क्या चलता है, तो पोर्टफोलियो के द्वारा क्या होता है, बालक के विकास के बारे में पता चलता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया, उनको आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। अब आपसे पूछ सकते हैं वैन हेली का ज्यामितीय अधिगम स्तर। वैन हेली ने ज्यामितीय अधिगम के 5 स्तर बताए थे, तो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं वैन हेली ने कितने स्तर बताए थे, तो 5। पहला आपके था पहचानना या जासूसीकरण, दूसरा विश्लेषण करना, तीसरा आपका अनौपचारिक निगमन, चौथा आपका औपचारिक निगमन, पांचवा होता है आपका दृढ़ता। ये पांचों आपके क्या होते हैं, वैन हेली ने अपने ज्यामितीय अधिगम के 5 स्तर बताए थे। तो चलिए उनका पहला स्तर पढ़ते हैं, पहचानना या जासूसीकरण करना। इस स्तर में क्या होता है, जब बालक पहले स्तर में होता है, इसे प्राथमिक स्तर भी कहते हैं। इस स्तर में शायद विभिन्न आकृतियों की पहचान उनकी समग्रता के आधार पर तय करता है, ना कि अंशों के आधार पर। जैसे आप बालक को दिखाएंगे आयत, तो आप उसे दिखाएंगे बेटा इसके आमने सामने की भुजा बराबर, इसकी इधरों की भुजा बराबर, लेकिन अगर ऐसे बच्चा नहीं सीख पाएगा,
उसको इसी से आयत से रिलेटेड दूसरी चीज जो उसके पास हो वो दिखाइए। जैसे उसका बॉक्स हो सकता है आयताकार, तो उसे दिखाइए बेटा ये देखो आपका बॉक्स कैसा है, आयत के आकार का। तो अब आपका बॉक्स कैसा है, या ईंट दिखा दीजिए, बच्चा ईंट को जानता होगा कि ईंट कैसी होती है, आयत के आकार की। अब इन सब चीज़ों के लिए आपने दिखाया कि बेटा ईंट कैसी होती है, आयत के आकार के लिए। लेकिन बच्चा क्या याद रखेगा, ईंट का आकार जो होता है आयत जैसा होता है, आयत का आकार कैसा होता है, ईंट जैसा। उसमें क्या करते हैं, उसकी समग्रता के आधार पर ध्यान रखना कि ईंट जो होती है, ईंट का आकार कैसा, आयत के आकार का। तो जब जैसे आप उससे आयत पूछेंगे तो बच्चा तुरंत सोचेगा कि जो आयत होता है बिल्कुल ईंट जैसा होता है। क्या क्या करेगा, उसकी समग्रता के आधार पर ध्यान रखता है, ना कि उसके अंशों के आधार पर। प्राथमिक स्तर में बच्चे क्या करते हैं, उनकी बनावट के आधार पर आकृतियों को पहचानते हैं। जैसे आप उसको कोण के बारे में पढ़ाएंगे तो आप ऐसे शंकु के बारे में पढ़ाएंगे कि बेटा ये होता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये उसकी त्रिज्या, ये उसकी लंबाई, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसे तुरंत बता दीजिए बेटा आपकी जो बर्थडे की कैप होती है वो कैसी होती है, कोण के आकार की होती है। ये घर में जो एक कीप होती है जिससे आप क्या करते हो, कुछ डालते हो, तो कैसी होती है, कोण के आकार की होती है। तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा। जैसे आप उससे पूछेंगे बेटा कौन क्या होता है, उसके माइंड में तुरंत आ जाएगा जो बर्थडे की कैप होती है इस आकार की होती है, क्या होती है, कौन होता है। क्योंकि इस स्तर में छात्र क्या करते हैं, उनकी बनावट के आधार पर आकृतियों को पहचानते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वैन हेले का दूसरा स्तर क्या था। वैन हेले ने दूसरा स्तर बताया विश्लेषण। इस स्तर में क्या होता है, छात्र आकृतियों की विशेषताओं को प्रारंभ कर देते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर में क्या था, उनकी बनावट के आधार पर, लेकिन अब क्या होता है, विशेषताओं को प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अब उसे आयत बताएंगे तो समझ जाएगा कि हाँ ये इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये इसकी भुजाएं बराबर हैं। यह वर्ग बताएंगे तो समझ जाएगा हाँ इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब क्या हो रहा है, वो आकृतियों की विशेषताओं को समझ रहा है, वो विशेषताओं के आधार पर विश्लेषण कर रहा है, तर्क में बांट रहा है, छोटे छोटे खंडों में बांट के समझ रहा है। और तीसरा स्तर क्या होता है, अनौपचारिक निगमन। इस स्तर में छात्र क्या करते हैं, आकृतियों की विशेषताओं तथा नियमों के मध्य संबंध स्थापित कर लेता है। आप उसे जो नियम बताएंगे, आकृतियों बताएंगे, उनके मध्य क्या होता है, संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे आप उसे आयत का क्षेत्रफल बताएंगे, बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो उसका संबंध स्थापित कर लेगा कि उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, तो इस नियम को भी याद कर लेगा। आयत का परिमाप समझाएंगी, सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लेगा। और अगला स्तर आपको कौन सा होता है, औपचारिक निगमन। इस अवस्था में छात्र क्या करता है, प्रमेय आदि का निगमन तौर पे स्थापित कर लेते हैं। कि जैसे हम सबको याद है कि हम लोग क्या होता है 9th क्लास से प्रमेय वगैरह सॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि इस स्तर में बालक आके क्या होता है, औपचारिक निगमन के स्तर पे होता है। प्रमेय या प्रूव करने वाले क्वेश्चन, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में होते हैं क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड वाले करते हैं कि, या बहुत सारे रेखागणित में होते हैं कि AB=AC, ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रमेय के रूप में प्रूव करना, सिद्ध करना सीख जाते हैं। किस स्तर में, औपचारिक निगमन। और आखिरी स्तर होता है आपका दृढ़ता। तो दृढ़ता स्तर में क्या होता है, छात्र के ज्ञान के प्रति दृढ़ता स्थापित हो जाती है। अब इस स्तर में छात्र को क्या होता है, मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे हम लोग इस स्तर में, तो हमें क्या मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता होती है किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम ऐसा तो नहीं कहते जैसे हम ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने तो हम कहेंगे हमें ट्रायंगल दिखावा के, या आयत के क्वेश्चन सॉल्व करने तो हम कहेंगे कि पहले कोई आयत करके चीज़, क्योंकि अब हमें मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, अमूर्त चीज़ें हमारे चिंतन में रहती हैं। अब जैसे होता है शॉपिंग वगैरह करते हैं, बड़े बड़े सवाल के जो जोड़ और होते हैं, पहले हम क्या करते थे, तो उन्हें लिखते थे, अब हम लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि अब हम माइंड में चीज़ें कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, अब हम दृढ़ता के स्तर पे हैं। चलिए हम इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया कहा था। तो आपसे पूछ सकता है कि मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया किसने कहा था, तो कोठारी आयोग ने। मूल्यांकन के दौरान छात्र की उपलब्धि की जांच की जाती है। विश्वसनीयता और वैधता क्या मूल्यांकन के प्रमुख गुण हैं। मूल्यांकन के दौरान पता करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा, छात्र ने कितना सीखा है, ये सब किससे पता करते हैं, मूल्यांकन से। और छात्र ने क्या सीखा ये हम पता करते हैं मापन से। इस पॉइंट को याद रखना, कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि छात्र ने क्या सीखा ये किससे पता चलते हैं, मापन से। छात्र ने कितना सीखा ये हम पता करते हैं मूल्यांकन से। और वैन हेले ने ज्यामिति के कितने स्तर बताए थे, तो वैन हेले ने ज्यामिति के 5 स्तर बताए थे। गणित की प्रकृति कैसी, तो गणित की प्रकृति तार्किक है। और एनसीएफ ने क्या बोला था, एनसीएफ ने गणित को एक लंबी श्रृंखला बोला था, क्योंकि एनसीएफ ने कहा कि गणित के जो सभी स्तर होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए एनसीएफ ने गणित को लंबी श्रृंखला बोला था। चलिए इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आप इसको देख के इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सबको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए तथा नोट्स बना के रेगुलरली रिविजन करते रहे। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल पर CDP की भी क्लासेस चल रही हैं,
हिंदी पेडोलॉजी की क्लासेस आपको पता है कंप्लीट हो चुकी हैं तथा ईवीएस की थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं और हम अब ईवीएस पेडोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा हिंदी की ग्रामर सेक्शन व इंग्लिश पेडोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। और हमारे चैनल में सीटेट एग्जाम जूनियर लेवल के लिए साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सारी क्लासों को आप देखते रहिए तथा इनके नोट्स बना के रेगुलरली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब आपके नोट्स बने होंगे तो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप चीज़ें एक बार लिख लेते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।